सुंदरलाल जी 2 दिन से अपने दांतों की तकलीफ से परेशान अभी अभी अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर के यहाँ से घर लौटे थे कि तभी मालती जी ने देखा बहू जानवी किचन में खाना बना रही थी। अपने पति की हालत के बारे में सोचकर मालती जी उठी और बहू के पास जाकर कहने लगी, बेटा जानवी, क्या तुम अपने ससुर जी के लिए पतली सी मूंग दाल की खिचड़ी बना दोगी? तुम्हारे ससुर जी के दांतों में दर्द होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें नरम और मुलायम चीज खाने की सलाह दी है। अभी रोटी खाने में तुम्हारे ससुर जी को तकलीफ होगी। मालती जी ने बड़े सहमे लहजे में किचन में खाना बना रही अपनी बहू जानवी से कहा। सास मालती जी की बात पर जानवी अकड़ते हुए बोली, ओ बुढ़िया, ऑर्डर तो ऐसे दे रही है जैसे किसी रेस्टोरेंट में वेटर को खाने का ऑर्डर दे रही हूँ। पतली सी खिचड़ी चाहिए बुढ़े को। अरे मैंने क्या ठेका उठा रखा सबका, जो मुंह उठाए चली आई फरमाइश करने। जा यहाँ से, अब मेरे सिर पर मत नाचती रहे, मुझे बहुत काम है। बहू के कूट वचन सुनकर मालती जी सहम सी जाती हैं और आंसू मोतियों की तरह पलकों से टपकने लगते हैं। आंसू साफ करके सिर झुकाए वह अपने कमरे में वापस आती हैं। पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पति सुंदरलाल जी उनका मन पड़ने में देरी नहीं लगाते हैं और मालती जी के कुछ कहने से पहले ही वह पत्नी को अपने पास बैठाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर समझाते हुए तसल्ली पूर्वक कहते हैं, क्यों उदास होती हो मालती, संतान तो इनकी भी है। आज जैसा व्यवहार ये लोग हमारे साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार इनके संतान कल को इनके साथ करेगी। तुम देखो मालती, जब हम लोगों ने अपने माँ पिता की दिन रात सेवा की तब भी हमें अपने संतान की वजह से ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। फिर ये लोग तो हमारी सेवा करना तो दूर, हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं, तो सोचो इनकी संतान इन्हें कैसे कैसे दिन देखने पर मजबूर करेगी। तभी मालती जी बोली, अब छोड़िए ना इन लोगों को, अभी भगवान की दया से मेरे हाथ एकदम सही सलामत हैं। मैं तो खुद भी पका कर खा सकती हूँ और आपको भी खिला सकती हूँ। बस वह डायन जानवी ही मुझे किचन में पैर नहीं धरने देती, जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ। नाम रख दिया है माँ बाप ने जानवी, परंतु स्वभाव एकदम नाम के विपरीत है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वह खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाएगी, फिर मैं आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर लाऊंगी। थोड़ी देर बाद जानवी के कमरे में जाने के बाद मालती जी पति सुंदरलाल जी के लिए मूंग दाल की गर्मा गर्म पतली सी खिचड़ी बना लाई और बड़े प्रेम से उन्हें खिलाया। मालती जी और सुंदरलाल जी के विवाह को लगभग 35 साल पूरे होने को आए थे। जब मालती जी का विवाह सुंदरलाल जी से हुआ था तब वह सिर्फ 19 वर्ष की थी। बड़ी ही दुबली पतली, परंतु स्वभाव ऐसा कि सबका आते ही ससुराल में पति से लेकर सास ससुर का सबका मन जीत लिया था। जहाँ मालती जी नटखट और चंचल स्वभाव वाली थी, वहीं दूसरी ओर सुंदरलाल जी हट्टे गट्टे स्वाभिमान स्वभाव के गाबरू जवान थे। सुंदरलाल जी की प्राइवेट जॉब थी। विवाह के 2 वर्ष बाद मालती जी ने प्यारे से बेटे अमित को जन्म दिया, जिसके आने से मालती और सुंदरलाल जी का परिवार जैसे पूरा ही हो गया। परंतु दुर्भाग्यवश 3 वर्ष की उम्र में ही टीबी की बीमारी के चलते वह भगवान को प्यारा हो गया। अमित के जाने के साथ ही मालती और सुंदरलाल जी की हंसी खुशी भी कहीं गायब हो गई। उदासी और वीरानी ने घर में पैर पसार लिए, परंतु ये उदासी के बादल छटे मालती और सुंदरलाल जी के दूसरे बेटे अनुज के जन्म से। उसके किलकारियों ने घर को फिर से जीवित कर दिया और फिर अनुज के जन्म के 3 वर्ष बाद एक नन्ही सी गुड़िया पिंकी के आने से मालती और सुंदरलाल जी का परिवार फिर से पूरा हो गया। नन्ही गुड़िया पिंकी के आते ही बड़े भाई अनुज और दोनों माता पिता का खिलौना बन गई। दोनों माता पिता अपने दोनों बच्चों को अत्यधिक प्रेम करते थे। दोनों दंपति ने बड़े जतन और स्नेह से अपने घर को सींचा था। सुंदरलाल जी की प्राइवेट जॉब होने के बावजूद भी पाई पाई जोड़कर दोनों ने अपने सपनों का महल खड़ा किया था। दोनों ने बड़ी मेहनत करके अपना सुंदर और बड़ा सा घर बनाया था। उनके लिए वह महल से कम नहीं था। अपने दोनों बच्चों की परवरिश में भी उन्होंने कभी खाने पहनने की कोई कमी नहीं की। दोनों बच्चे अनुज और पिंकी की शिक्षा पर भी उन्होंने काफी जोर दिया। मालती जी एक समझदार गृहिणी की भांति पति की छोटी सी कमाई में भी तिनका तिनका जोड़कर अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। पिंकी बिल्कुल अपनी माँ की छवि थी, सुंदर, सुशील एवं थोड़ी सी नटखट। मालती जी और सुंदरलाल जी पिंकी की शादी बेटे से पहले करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पिंकी के बीएससी होने के बाद ही एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया और फिर 3 माह बाद ही पिंकी का विवाह नीरज से संपन्न हो गया। मालती जी और सुंदरलाल जी ने नीरज के रूप में दामाद नहीं एक और बेटा पाया था। नीरज बहुत ही समझदार, संस्कारी और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति था।
मालती जी और सुंदरलाल जी को अपने माता पिता समान ही सम्मान देते थे। नीरज जी रेलवे में सरकारी कर्मचारी थे, जिस कारणवश उनका ट्रांसफर होता रहता था, इसीलिए वह लोग मालती जी और सुंदरलाल जी से मिलने कम ही आ पाते थे। परंतु उनकी प्यारी सी 8 वर्षीय बेटी परी अपने नाना नानी से मिलने को हमेशा बड़ी उत्साहित रहती थी। अनुज की प्राइवेट जॉब लगने के बाद उसने भी अपनी ही पसंद की लड़की जानवी से शादी कर ली। अनुज ने जानवी की जैसी छवि अपने माता पिता के सामने दर्शाई थी, उसे मालती जी और सुंदरलाल जी को लगा कि बहू के आने से घर की रौनक और ज्यादा बढ़ जाएगी। परंतु हुआ उसके विपरीत। जानवी के आने से जैसे घर के सारे रंग फीके पड़ गए थे। जैसा नाम उसके विपरीत उसका व्यक्तित्व था, कठोर, निर्दयी, बेहद बदतमीज। सास ससुर को मान सम्मान देना तो दूर की बात, वह तो सास के साथ ऐसा बर्ताव करती थी जैसे मालती जी उसकी सास नहीं सौतन हो। आज भी जानवी गुस्से से लाल हुई पति के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अनुज ऑफिस से घर आया, उसने आते ही अनुज पर आंखें निकाल निकाल कर भड़कना शुरू कर दिया। क्यों जी, आपके बूढ़े माँ बाप ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई नौकरानी हूँ या कोई अलाउद्दीन के चिराग से निकला हुआ जीन हूँ? जब देखो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप मेरे सामने खाने की नई नई फरमाइश लेकर पहुँच जाते हैं। अनुज भी फालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए चुपचाप जानवी की कड़वी बातें सुन रहा था। जानवी फिर बोली, आपने क्या बोला था शादी से पहले मुझे कि जानवी डार्लिंग, तुम तो मेरे दिल की मालिक हो, तुम्हें तो मैं अपने घर में रानी बना कर रखूंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा। और यहाँ देखो, रानी के बजाय मुझे नौकरानी बना कर रख दिया है। अरे मैं अकेली क्या क्या करूं? आपका काम करूं, आपके 2-2 सपूतों को संभालूं, या उन दोनों बूढ़ों की सेवा करूं, या उनकी फरमाइश पूरी करूं? अनुज डरते डरते कहता है, जानवी डार्लिंग, तुम गुस्सा क्यों करती हो? अरे माँ किस काम आएगी? तुम माँ से काम क्यों नहीं करवाती हो? पूरा दिन खा पी कर बिस्तरी तो तोड़ते हैं दोनों बूढ़े बूढ़ी। पति की बात सुन जानवी ने फिर आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं जी, मुझे ना उनका काम करना है और ना ही उनसे अपना काम करवाना है। आप क्या चाहते हो? उनसे अपना काम करवा कर मैं अपना काम बिगड़वा लूं? मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी। आज मैं बता दे रही हूँ, या तो आप उन दोनों बूढ़ों की रसोई अलग करवा दो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वह भी अकेले। फिर संभालना अकेले, आप ही अपने दोनों बेटों को और अपने सन के माँ बाप को भी। तभी अनुज बोला, शांत हो जाओ जानवी, तुम गुस्सा थूक दो मेरी प्यारी पत्नी, मैं अभी इलाज करता हूँ दोनों का, चलो आओ मेरे साथ। जानवी और अनुज गुस्से में तिल मिलाए हुए मालती जी और सुंदरलाल जी के कमरे की तरफ जाते हैं। अनुज जो अभी भीगी बिल्ली बनकर जानवी की बातें ऐसे सुन रहा था जैसे एक नालायक बच्चा अपने अध्यापक की डांट सुनता है। वो अभी अपने माता पिता के सामने शेर की तरह दौड़ते हुए कहता है, तुम दोनों को आखिर दिक्कत क्या है? क्यों चैन से नहीं जीने देते हो? तुम जानवी को क्यों इतना जलते हो? तुम दोनों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता तब तो तुम दोनों बूढ़ा बूढ़ी बहुत खुश रहते, है ना? क्योंकि मैं अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर ले आया हूँ, इसीलिए बेचारी को टॉर्चर करते रहते हो हर समय। अनुज की बात सुन मालती जी और सुंदरलाल जी दंग रह जाते हैं और सुंदरलाल जी कहते हैं कि बेटा, ये कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है तू हम पर? तू तो हमारा इकलौता बेटा है, भला हम तुझसे और बहू से क्यों जलने लगे? इस पर मालती जी भी बोलती हैं, बेटा, हम दोनों तो बहू को बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। सास की बात सुन जानवी बोली, ओहो अनुज, देखो तो जरा तुम्हारे सामने कैसे शरीफ बन रहे हैं बेचारे। अनुज फिर से चिल्लाया, अरे संभाल तो रखा है इसने पूरा घर, और क्या तुम दोनों अब इससे हल जुतवाओगे? बस अब मैंने निर्णय ले लिया है कि कल तुम दोनों अपना चूल्हा अलग कर लो, फिर चाहे तुम खिचड़ी खाओ या दलिया खाओ, साग खाओ या रोटी खाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुन दोनों बूढ़े माँ बाप जैसे बहुत चक्के रह जाते हैं। अचानक उनको ऐसा महसूस होता है जैसे वह कोई अनाथ हो, लावारिस हो। दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। मालती जी तो खुद को रोने से रोक नहीं पाती और रोते रोते बोलती हैं, बेटा तू होश में तो है कि तू क्या कह रहा है? इस उम्र में तो हम लोगों को ऐसे अलग चूल्हा करने को बोल रहा है। हमने तो सारी जिंदगी जो कमाया सब इस घर में और तेरी अच्छी परवरिश में, तेरी शादी और पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अब इस बुढ़ापे में हम अपना खर्चा कैसे उठाएंगे? तभी अनुज बोला, मैं कुछ नहीं जानता, कल से जानवी तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाएगी बस। और वैसे भी इस उम्र में तुम लोगों का खर्चा ही क्या है? क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? अरे राम नाम जपो बस। फिर पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है, जानवी अपने पुराने पड़े बर्तनों में से कुछ बर्तन और पुराना छोटा वाला गैस चूल्हा इनको दे देना, और फिलहाल इनको अपने सामान में से ही
थोड़ा आटा चावल वगैरह भी दे देना, बाद का बाद में देखा जाएगा। अनुज अपने बूढ़े माँ बाप को अपना फरमान सुनाकर पत्नी का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है और पीछे रह जाते हैं आंखों में आंसू और दिल में पीड़ा लिए हुए उसके बूढ़े माँ बाप, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे की अब तक हर मांग हर इच्छा पूरी की थी। उसे वह हर खुशी देने की कोशिश की थी जो हर मध्यम वर्गीय माता पिता की तरह अपनी तरफ से वह लोग दे सकते थे। जानवी ने पति के कहे अनुसार कुछ पुराने बर्तन, गैस और कुछ खाने पीने का सामान दोनों के कमरे में लाकर पटक दिया और चलती बनी। अब अगले दिन से दोनों बूढ़े माँ बाप अपना खाना जैसे तैसे करके अलग बनाते हैं, पर उसमें भी जानवी को सुकून कहाँ था। वह अब भी मालती जी को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक दिन मालती जी बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े धोकर बाहर आंगन में रस्सी पर सुखा रही थी। तभी जानवी भी अपने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेकर आई और मालती जी के धुले हुए कपड़े रस्सी से नीचे फेंकते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तो मैं भी कपड़े धोकर लाई हूँ, पूरी रस्सी पर तू ही अपने कपड़े डाल देगी तो मैं अपने कपड़े क्या तेरे सिर पर फैलाऊंगी। मालती जी को जानवी की इस बेहुदा हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, परंतु अपने गुस्से पर काबू रखते हुए गिरे हुए कपड़े फिर से उठा लिए और वापस धोकर इस बार छत पर सुखाने के लिए चली गई, क्योंकि वह एक समझदार महिला थी। इसीलिए वह जानती थी कि ऐसे लोगों से बहस या झगड़े में पड़ना समझदारी की बात नहीं। अगले दिन बाहर आंगन में बनी हुई टंकी पर मालती जी अपने जूठे बर्तन धोने के लिए बैठी थी तो जानवी फिर से उनको देखकर दौड़ते हुए अपने भी बर्तन धोने के लिए ले आई और बोली, चल हट बुड्ढी, पहले मुझे बर्तन धोने दे तो मेरे बाद धोना। बहू की बात पर मालती जी बोली, बहू तू तो अपने किचन में भी सिंक में बर्तन धो सकती है, यहाँ पर मुझे धोने दे। सास की बात पर जानवी मुंह बनाते हुए बोली, मैं तेरी गुलाम नहीं हूँ बुड्ढी कि तेरे इशारों पर नाचूं, जो तू बोले वही करूं, जहाँ तू बोले वहाँ बर्तन धोऊं। बहू की बात सुनकर मालती जी एक बार फिर से गुस्से का घूंट पीकर रह गई। जानवी अक्सर ऐसा ही करती, वह हर काम में मालती जी की नकल करती। अगर मालती जी कपड़े धोती तो वह भी अपने कपड़े धोने लगती, वह बर्तन धोती तो जानवी भी वैसा ही करती, जैसे मानो उसका सासू माँ से कोई कंपटीशन हो। न जाने उसे ये सब करके क्या मजा आता था। जानवी द्वारा दिए गए खाने का सामान भी अब खत्म हो गया था। मालती जी अपने पति से बोली, देखिए ना जी, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। ना ही जानवी ने और सामान दिया और ना ही अनुज ने सामान के लिए पैसे दिए। इस पर सुंदरलाल जी कहते हैं, मालती, यदि उन लोगों को हमारा इतना ख्याल होता तो वह हमें अलग ही क्यों करते। तभी मालती जी बोली, परंतु अनुज ने कहा था कि वह हमें खर्चे के पैसे तो देगा ही, फिर हमें उसे बताना चाहिए कि हमारा सब सामान खत्म हो गया है, फिर वह हमें पैसे दे या सामान। सुंदरलाल जी बोले, ठीक है, तुम एक बार जाकर उससे बात कर लो। मालती जी अनुज के ऑफिस से आने के बाद उसे अपनी सारी परिस्थितियां बताते हुए कहती हैं, बेटा, हमारा सारा खाना खत्म हो गया है, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं, या तो तू जानवी से थोड़ा सामान दिलवा दे या थोड़े पैसे दे दे तो मैं खुद ये सामान खरीद लाऊंगी। माँ की बात सुनकर अनुज अपमानजनक लहजे में बोला, इतनी जल्दी डकार गए तुम दोनों, इतना सारा सामान। समझ गया मैं तुम्हारी चालाकी, तुम्हें सामान के बहाने पैसे चाहिए मौज मस्ती के लिए। मेरे पास तुम लोगों की अयासी के लिए ना ही फालतू पैसे हैं और ना ही जानवी अब तुम्हें अपने किचन में से एक भी चावल का दाना देगी। अब मेरे सिर पर मत खड़ी रहो, अभी ऑफिस से आया हूँ, देख नहीं रही, चैन से सांस लेने दो मुझे। बेटे के मुंह से इतने कूट वचन सुनकर अपने आंसू रोक नहीं पाती हैं। बेटे की जिल्लत भरी बातें सुन उनके तो आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही ना हुई। उनकी स्थिति ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। रोते रोते वह कमरे में वापस आई और सुंदरलाल जी को सारी बात बताई। सुंदरलाल जी ने पत्नी को बड़े प्यार से चुप कराया, उनको तसल्ली दी और कहा कि अभी तुम्हारा पति जीवित है मालती, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसी संतान की वजह से ना ही रोने दूंगा और ना ही यूं भूखा मरने दूंगा। फिलहाल तो हमारे पास दोपहर का बचा हुआ खाना है ही, तुम भगवान का नाम लेकर खाओ आराम से, मैं कल करता हूँ कुछ। मालती जी बोली, परंतु आप क्या करेंगे, आपकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं रहती। पर मालती, जब तक जीवित हैं ऐसे भूखे भी तो नहीं मर सकते ना। देखता हूँ बाहर जाकर कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारूंगा ही, चाहे कोई मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। सुंदरलाल जी ने पत्नी की बात का उत्तर देते हुए कहा और पत्नी को तसल्ली से खाना खिलाकर दोनों लोग सो गई। सुबह में अब उन दोनों के पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में ही भूखे पेट पत्नी के मना करने पर भी सुंदरलाल जी किसी काम की तलाश में दो पैसे कमाने की आस लिए हुए घर से निकल पड़ते हैं।
पर बूढ़ी हड्डियां और भूखी आंतें कहाँ तक साथ देती हैं। अपने मोहल्ले की गली पार करते ही वह कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उनको देखते हैं तो उठाकर घर छोड़ जाते हैं और मालती जी से उनका ख्याल रखने को बोलते हैं। मालती जी पति को ऐसी बेसुध हालत में देखकर एकदम घबरा जाती है। सुंदरलाल जी को लिटाकर सबसे पहले पानी पिलाती है और रोते रोते कहती है, मैंने मना किया था ना आपको कि मत जाओ, पर मेरी बात नहीं मानी आपने आज। अगर आपको कुछ हो जाता तो। इतना कहकर वह और ज्यादा रोने लगती है। सुंदरलाल जी इस समय कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। फिर मालती जी अपने आप को कुछ संभालते हुए कहती है, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, थोड़ी आपकी तबीयत संभलती है तो मैं आपको पड़ोस वाले क्लिनिक ले चलती हूँ। अग्रवाल जी का डॉक्टर बेटा तो आपका बड़ा आदर सम्मान करता है, आपसे थोड़ी बहुत दवाई के पैसे भी नहीं लेता। थोड़ी देर बाद सुंदरलाल जी को सहारा देकर पड़ोस के क्लिनिक में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उनको दांत लगवाने का सुझाव देते हुए कहते हैं कि चाचा जी को किसी दवाई की जरूरत नहीं है, उनको अच्छे खान पान की जरूरत है। दांत ना होने की वजह से खाना अच्छे से नहीं खा पाते हैं, इसीलिए कमजोरी आ गई है। फिलहाल मैं अपने पास से ताकत के कुछ कैप्सूल दे देता हूँ, फिर आप उनके दांत लगवा दीजिए ताकि ये खाना अच्छे से खा पाएं। मालती जी अनुज के आगे गिड़गिड़ाते हुए पैसे की भीख मांगती है, परंतु अनुज जरा भी दया नहीं खाता और पैसे देने के लिए साफ मना कर देता है। और उस दिन अपने बीमार बूढ़े माँ बाप को घर में अकेला छोड़कर पत्नी और बच्चों के साथ 5 दिन की ट्रिप पर निकल जाता है। संयोगवश उसी दिन अनुज के जाने के बाद भगवान मसीहा बनाकर पिंकी और नीरज को भेज देते हैं, जो लगभग पूरे 1 साल बाद मालती जी और सुंदरलाल जी से मिलने आ रहे थे। परी भी अपने नाना नानी से मिलने को बड़ी उत्साहित थी, परंतु खुशी खुशी जैसे ही वह लोग मालती जी और सुंदरलाल जी के कमरे में जाते हैं, बीमार भूखे से तड़पते हुए माता पिता को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। पिंकी की तो जैसे रूह कांप जाती हैं। परी भी भागकर नानी के गले लगकर रो पड़ती है। मालती जी और सुंदरलाल जी भी बेटी और दामाद को देखकर बहुत रोते हैं और सारी स्थिति का वर्णन करते हैं। पिंकी और नीरज को तो इतना गुस्सा आता है कि अगर अनुज और जानवी इस समय उनके सामने होते तो वह लोग उनका मार मार कर भर्ता बना देते। पिंकी और नीरज इस समस्या का हल ऐसे निकालते हैं कि अनुज और जानवी के ट्रिप पर से वापस आने से पहले माँ बाबूजी को मालती कॉस्मेटिक्स के नाम से उनके विश्राम कक्ष में ही आगे की तरफ छोटा सा सेटअप लगवाकर एक जनरल स्टोर की छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं, जिससे कि मालती जी और सुंदरलाल जी का समय भी बीत जाए और उनको पाई पाई के लिए बेटे के आगे हाथ भी ना फैलाने पड़े। माँ और बाबूजी को अपना ख्याल रखने का बोलकर वह लोग चले जाते हैं। जैसे ही अनुज और जानवी ट्रिप से वापस आते हैं तो मालती जनरल स्टोर को देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। दोनों समझ गए थे कि ये मदद पिंकी और नीरज के सिवाय कोई नहीं कर सकता। जानवी जो कि हर काम में सास की कॉपी करती थी, सास की दुकान देखकर पैर पटकते हुए पति से कहती है, देखा बूढ़ा बूढ़ी में अभी भी कितना दम है। हम ट्रिप पर गए थे तब दोनों बीमारी का कैसे नाटक कर रहे थे और इतनी जल्दी दुकान भी खोलकर बैठ गई। जब ये बूढ़े इस उम्र में दुकान खोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मुझे भी आप ऐसी ही सेम टू सेम दुकान खुलवा कर दो। उसके जिद के आगे अनुज भी हार जाता है और उसको ठीक अपने माँ पिताजी की दुकान के सामने ही जानवी जनरल स्टोर के नाम से दुकान खुलवा देता है। जानवी ने दुकान खोलते ही फिर से मालती जी को तंग करना शुरू कर दिया। जो ग्राहक मालती जी की दुकान की तरफ जाते वह बड़ी चालाकी से ग्राहकों को लुभाते हुए कहती, अरे बहन जी आप मेरी दुकान पर आइए, एक से बढ़कर एक अच्छी क्वालिटी के एकदम साफ सुथरे सामान रखती हूँ। वह सामने वाली दुकान पर तो सारा सामान नकली है, आप यहाँ मेरी दुकान पर आइए, देखिए सारी वैरायटी उपलब्ध है, दाल चावल मेवा मसाले सब एक क्वालिटी के मिलेंगे आपको। ऐसे चालाकी करके जानवी सारे ग्राहक अपनी दुकान की तरफ खींच लेती है। उधर मालती जी और सुंदरलाल जी को नुकसान होने लगा, क्योंकि उनके दुकान पर आने वाले ग्राहक सब जानवी की दुकान पर जाने लगे। इधर जानवी अपने ग्राहक बढ़ाने और अच्छे इनकम की खुशी मनाने लगी थी, परंतु पिछले मोहल्ले की जो कांता जानवी की दुकान से एक दिन पहले सिर में लगाने के लिए शैम्पू लेकर गई थी, वह गुस्से से लाल हुई वापस जानवी की दुकान पर पहुंची और गुस्से में लाल होते हुए बोली, ओ जानवी मैडम, देख देख देख, तेरी दुकान से खरीदा हुआ शैम्पू ने मेरे सिर की क्या हालत कर डाली। देख आंखें फाड़कर मेरे कितने बाल झड़ गए एक ही रात में, तेरे शैम्पू ने मुझे गंजा बना डाला। तभी जानवी बोली, जी मैं तो अपनी दुकान पर एकदम ओरिजिनल सामान रखती हूँ, ये साइड इफेक्ट आपको किसी और चीज से हुआ होगा। कांता बोली, अरे एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो डुप्लीकेट एक्सपायर्ड सामान रखती है, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानती। देख तू अभी सारे मोहल्ले को जमा करती हूँ,
पायल, इमली, अनोखी, आओ आओ सब यहाँ आओ। देखो भाई सब लोग देखो इस जानवी की सीना चोरी। कांता की आवाज सुन सभी लोग जानवी की दुकान के सामने जमा हो जाते हैं और कई और लेडीज भी जानवी के सामान की शिकायत करती हैं। किसी के मुंह पर स्नेहा की दुकान से खरीदी हुई क्रीम से मुहासे हो जाते हैं तो किसी के बाल काले होने के बजाय सफेद हो जाते हैं। सारी लेडीज अपनी अपनी शिकायतें लेकर जानवी पर झल्ला पड़ती हैं और सभी लेडीज उससे अपने सामान के पैसे वापस मांगने लगती हैं। जानवी इतनी सारी लेडीज को एक साथ देखकर घबरा जाती है क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। वह सच में कम दाम में ज्यादा लाभ उठाने के लिए डुप्लीकेट सामान लाती हैं, जबकि मालती जी और सुंदरलाल जी एकदम ओरिजिनल सामान लाते थे। अब सारे ग्राहक फिर से मालती जनरल स्टोर से ही सामान खरीदने लगते हैं। उधर जानवी की दुकान पर अब कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं जाता, परंतु उसने अपने खर्चे इतने अधिक बढ़ाए हुए थे कि जो इतनी कम दुकानदारी में पूरे नहीं होते थे। वह फिर बेचारा सा मुंह लेकर अपनी सासू माँ से कुछ पैसे 10 दिन के वादे पर उधार मांगने आती है। सुंदरलाल जी तो मालती जी को मना कर देते हैं, परंतु मालती जी उनकी रोनी सूरत देखकर पिघल जाती हैं और पैसे दे देती है। लेकिन जब जानवी 15-20 दिन बाद भी पैसे नहीं लौटाती तो मालती जी उससे पैसे मांगते हुए कहती हैं, बहू तूने तो 10 दिन के वादे से पैसे लिए थे, 20 दिन गुजर चुके हैं, दुकान का सारा सामान खत्म हो चुका है, मुझे सामान लाना है, ला पैसे दे दे। मालती जी बड़े आशा भरे स्वर में जानवी से बोलती हैं, तो जानवी नाक मुंह बनाकर बोलती है, बुढ़िया तूने भी हद कर दी है, मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रही हूँ। एक तो तूने मेरे ग्राहक तोड़ दिए, ऊपर से मुझसे बार बार पैसे मांगती है। मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, मिल जाएंगे तेरे पैसे जब तेरा बेटा देगा मुझे। लेकिन बहू तू तो बोल रही है कि मैं बार बार पैसे मांगती हूँ, मैंने कब मांगे, 10 दिन के वादे से लिए थे, आज 20 दिन में पहली बार बोला है, आज भी तूने 100 बातें सुना डाली। ओहो बुढ़िया तेरे तो ज्यादा पैर निकल आए हैं, कितना बोलना आ गया तुझे, जरा सा काम चलते ही मेरी आहा ना ले बुढ़िया, तू कभी फल फूल नहीं पाएगी। जानवी इससे पहले और आगे बोलती, मालती जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात का समय था, मालती जी को खाना भी बनाना था, तो मालती जी ने बहू के साथ और मुंह मारना जरूरी नहीं समझा। क्या जीवन है जी, हमारे बेटे बहू कभी पूछते नहीं, कभी पैसे नहीं देते, अब हमारे पैसे भी लेकर वापस देने का नाम नहीं लेते, ऐसा कब तक चलेगा जी। मालती जी ने खाना बनाते हुए अपने पति से कहा, तो सुंदरलाल जी बोले, ये आजकल की संतानें ऐसी ही हैं, तो सोचो आगे इनकी संतानें कैसी होंगी। जैसा ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, इनका तो फिर भगवान ही मालिक है, और अगर अब तुमने एक भी पैसा इन कपूतों को दिया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ जी जानती हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। चलो अब खाना खाते हैं। दोनों खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ पूजा पाठ कर हर रोज की तरह मालती जी और सुंदरलाल जी दुकान पर जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान के आगे बहुत गंदगी वाला कूड़ा पड़ा हुआ था। दोनों ने जब देखा तो उल्टी होने को हो गई। दोनों ने बहुत मुश्किलों के साथ गंदगी साफ की, धोया और धूप बत्ती जलाई, तब जाकर कुछ मन ठीक हुआ। उसके बाद जब जानवी ने दुकान खोली तो आंखें फाड़ फाड़ कर सास ससुर को घूरे जा रही थी, क्योंकि दुकान के बाहर गंदगी डालने का काम उसी ने किया था। जानवी हमेशा अपने सास ससुर को परेशान करने का कोई मौका नहीं जाने देती थी, उनके साथ पागलों वाली हरकतें करती रहती थी, जिससे उनका दिमाग खराब होता रहता था। लेकिन बहू के साथ ज्यादा मुंह नहीं मारते थे। दोनों दंपति ने दुकान के सामान के लिए कुछ तो रकम इकट्ठा कर लिया था और कुछ बहू से लेकर सामान लाने की योजना बना रहे थे। दुकान बंद करने के बाद रात में फिर मालती जी ने जानवी से अपने पैसों के लिए कहा, बहू आज तो पैसे दे दो, हमें कल सामान लाना है। इतना सुन जानवी फट पड़ी और गुस्से से लाल सास पर भड़के जा रही थी। मालती जी को भी गुस्सा आ गया, मैंने अपने पैसे मांग कर कौन सा पाप कर दिया है जो तो इतना तड़क रही है। उन दोनों की आवाज सुन सुंदरलाल जी भी कमरे से बाहर आ गए और बोले, बहू थोड़ी तो लाज शर्म रख लिया कर, तेरी सास है वह, सास भी तो माँ ही होती है। सुंदरलाल जी ने जानवी को समझाते हुए कहा तो जानवी और ज्यादा भड़क गई। माँ? अरे हाँ, ये माँ नहीं, डायन है डायन, जो अपने बेटे बहू को जरा सा पैसा देकर भी मांगने आ जाती है। इतना सुन सुंदरलाल जी क्रोधित हो उठे और मालती जी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में लेकर चले गए। इतने में अनुज भी आ गया। पत्नी को गुस्से में लाल देखकर पूछने लगे, अब क्या हो गया भाग्यवान? जानवी पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे अनुज भी कमरे में चला गया। उधर सुंदरलाल जी से मालती जी कहती हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि बस कोई अनर्थ ना हो जाए। देवी समान सास को भी डायन बोल रही है, आज तो मेरा हाथ उठ जाता। अच्छा हुआ आप मुझे कमरे में ले आए, ये तो बहुत ही बदतमीज लड़की है,
इसे बड़ों के सम्मान का भी नहीं पता। चलो मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लो आप। क्यों तुम नहीं खा रही हो क्या? नहीं जी, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुमने क्या खाया था जो तुझे भूख नहीं है? तुम मेरे साथ खाओगी तो ही मैं खाऊंगा। और सुबह सामान लेने बाजार भी तो जाना है। जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे। तुम फिर किस टाइम खाओगी? ठीक है जी, खा ही लेती हूँ। दोनों खाना खाते हैं और बहू की हरकत को नजरअंदाज कर सो जाते हैं। उधर अनुज खाना वाना खाकर सोने के लिए तैयार था। बच्चे भी सो चुके थे और जानवी बैठी हुई सोच में डूबी हुई थी। तभी अनुज बोला, अरे क्या सोच रही हो? तो जानवी कहती है, कुछ नहीं, अभी मैं सो रही हूँ, तुम सो जाओ। अनुज सो जाता है तो जानवी ताना बाना बुनती रहती है, बूढ़ों को तो सबक सिखा कर रहूंगी मैं। बहुत हेकड़ी आ गई है इन दोनों के अंदर। जब से इनका काम चला है तब से और ज्यादा घमंड आ गया है। इनका घमंड चूर चूर ना किया तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। वह रात भर इसी फिराक में थी कि कब सास ससुर सोएं और कब उनके पैसे साफ करूं। रात के 2 बज चुके थे। उसे अपनी खुरापाती में कभी कमरे से बाहर आती तो कभी अंदर जाती। फिर बाहर गई, सास ससुर के कमरे में छुपके से झांक कर देखा तो दोनों नींद में चूर खराटे मार रहे थे। वह धीमे धीमे कदमों से अंदर घुसी और अलमारी के पास पहुंच गई जिसमें मालती जी ने सामान लाने के लिए 10,000 रुपए रखे हुए थे। उसने पूरी अलमारी की तलाशी ली, उसे कुछ नहीं मिला। उसका ध्यान सोए हुए सास ससुर पर ही था। कहीं जाग गए तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अलमारी में से कुछ न मिला। उसका मुंह बन गया। बुढ़िया ने कहाँ रखे हैं पैसे? बुढ़िया बड़ी चालाक है। वह अपने मन में सोचे जा रही थी कि तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे एक थैले पर पड़ती है। तभी सोचती है कि हो न हो बूढ़े बुढ़िया ने इसी में पैसे रखे होंगे। ये थैला लेकर जाने वाले हैं कल ये लोग। चलो इसमें भी चेक करती हूँ। तभी सुंदरलाल जी करवट लेते हैं तो जानवी घबरा कर नीचे बैठ जाती है। उनको सोता देख फिर से खड़ी होती है और दीवार पर टंगे थैले में जैसे ही हाथ डालती है तो उसके अंदर एक और छोटा सा थैला था। वह उसे बाहर निकाल कर चेक करती है तो उसमें 10,000 रुपए की रकम देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं। वह पैसे देख इतनी उत्साहित होती है कि वही थैला ले धीमे धीमे कदमों से कमरे से बाहर आ जाती है और चैन के सांस लेती है। शुक्र है भगवान का, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। सोचते हुए अपने कमरे में जाकर अपने अलमारी में वह पैसे वाला थैला रख देती है और बिस्तर पर पलटी मार आराम से सो जाती हैं। हर रोज की तरह मालती जी और सुंदरलाल जी सुबह सुबह उठ नहा धोकर पूजा पाठ कर नाश्ता कर जैसे ही चलने के लिए थैला उठाकर उसमें हाथ देते हैं तो उसमें थैला न पाकर घबरा जाते हैं और थैले को बार बार चेक करते हैं। उसे अलट पलट कर देखे जा रहे हैं। दोनों पसीने से तर हो गए। बूढ़ी हड्डियों ने दिन रात की कड़ी मेहनत कर वह रकम इकट्ठा की थी। दोनों का हार्ट फेल होने को आ गया। तभी सुंदरलाल जी कहते हैं, मेरे सामने ही तो रखे थे मालती तुमने इसमें, तो फिर कहाँ गए? किसने उठा लिए? सुंदरलाल जी ने घबराते हुए कहा तो मालती जी बोली, कहाँ जाएंगे? ये काम जानवी के अलावा और कौन कर सकता है? हमारे घर में चोर चक्के तो आने से रहे। रात उसके साथ कहाँ सुनी हो गई थी? देखा नहीं था तुमने कैसा व्यवहार कर रही थी? तो क्या वह पैसे नहीं चुरा सकती? मालती जी ने माथे में बल डालते हुए कहा तो सुंदरलाल जी बोले, तुम ठीक कह रही हो ना हो ये बहू का ही काम है, लेकिन उसके तलाशी कैसे ले? अब तो अनुज भी जागने वाला होगा। जानवी तो बवंडर मचा देगी। बवंडर मचाए तो मचाए, हमारे मेहनत के पैसे हैं, इसे नहीं जाने दूंगी। इतना कहें दोनों अनुज के कमरे में चले जाते हैं। अनुज जाग गया होता है। जानवी सो रही होती है। सुबह सुबह ऐसे अचानक अपने माता पिता को अपने कमरे में देखकर अनुज हैरान रह जाता है और कहता है, क्या बात है, तुम दोनों को शर्म नहीं आई? अपने बेटे बहू के कमरे में घुसे आ रहे हो। हमें तो शर्म है, तेरी पत्नी को शर्म नहीं है जो रात में चोरी करती फिरती है। सुंदरलाल जी ने कहा तो अनुज चिल्ला उठा, जबान संभाल कर बात करो, होश में भी हो, क्या बोल रहे हो? अनुज की तेज आवाज सुन जानवी और बच्चे भी उठ खड़े होते हैं। क्या बात है जी, क्या हुआ सुबह सुबह? ये लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? बहू इतनी भोली मत बनो, हमें सब पता है। मालती जी बोली तो जानवी भी तड़क कर बोली, क्या पता है? तभी मालती जी कहती है, तुमने हमारे पैसे चुराए हैं, निकाल हमारे पैसे। इतना सुन जानवी गुस्से में भड़क जाती है और सास पर हाथ उठाने वाली होती है कि तभी सुंदरलाल जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उठाकर दिखा जरा हाथ। सुंदरलाल जी गुस्से में बोलते हैं तो अनुज को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सुंदरलाल जी से कहते हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हो मेरी पत्नी के साथ? बूढ़े एक तो झूठा इल्जाम लगा रहे हो, ऊपर से इतना घटिया व्यवहार कर रहे हो। तो सुंदरलाल जी बोले, तो फिर तो तलाशी दिलवाना अपने कमरे की, अगर झूठा इल्जाम है तो। अनुज को इतना इल्म नहीं था कि उसकी पत्नी चोरी कर सकती है। उसने झट से बोल दिया, ले लो तलाशी, कर लो अपने मन की, अगर ना मिले पैसे तो फिर देखना तुम दोनों बुड्ढों की खैर नहीं।
इतना सुन जानवी तो अलमारी के सामने खड़ी होकर अपनी बेवकूफ़ी का सबूत दे देती है। अनुज कहता है कि जब तुमने चोरी की ही नहीं तो ले लेने दो तलाशी। जानवी अलमारी के सामने ही अड़ी रही तो अनुज ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। जानवी बोलती रही उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अनुज ने उसे पकड़े रखा और बोला ले लो तलाशी। जैसे ही सुंदरलाल जी अलमारी में घुसे तो वही थैला कपड़ों के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। उसे देखते ही जानवी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और अनुज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह जानवी की तरफ देखता है तो जानवी खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ी रहती है। ये क्या है बेटा? मालती जी बोली, तेरी पत्नी ने तो कुछ भी नहीं चुराया था, अब ये क्या है? सुंदरलाल जी भी बोले तो अनुज को गुस्सा आ गया और वह अपने माता पिता पर ही भड़क उठा। तुम दोनों बूढ़े ही इसका दिमाग खराब करके रखते हो और जरूरी थोड़ी है इसने रखा है। हो सकता है तुमने ही हमारी अलमारी में अपना थैला छुपा दिया हो। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुन जानवी में 1 किलो खून और बढ़ गया। हाँ जी, ये दोनों ही रात में मुझे कुछ न कुछ सुना रहे थे। मालती जी और सुंदरलाल जी गुस्से से देख रहे थे तो अनुज बोला, अब आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो, निकलो मेरे कमरे से। अनुज के कुट वचन सुन दोनों माता पिता चुपचाप कमरे से बाहर आ जाते हैं। 5 मिनट के बाद अचानक अनुज और जानवी पर डंडे का प्रहार होता है। निकलो मेरे कमरे से, मेरे घर से। सुंदरलाल जी और मालती जी गुस्से से लाल अनुज और जानवी को डंडे बजाए जाते हैं। हमें ही हमारे घर से निकालेंगे, हमारा ही घर, और हमें ही आंखें दिखाकर निकालते हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें। सुंदरलाल जी अनुज की तरफ और मालती जी जानवी की तरफ डंडे बजाते हुए बोलते रहते हैं, कपूतो तुमने बुढ़ापे में हमारा जीना हराम करके रख दिया है। हमारा खर्चा ना उठाते हो, ना हमारी सेवा करते हो, और जो हम बुढ़ापे में खुद करके 2 रोटी चैन की खाना चाहते हैं उसे भी ना खाने देते हो। बेटे बहू होते हुए भी हमें अपनी बुढ़ी हड्डियों को घिस कर दिन रात मेहनत कर पाई पाई जमा करते हैं, वह भी चुरा लेते हो। हम निकालेंगे तुम्हारी हेकड़ी, आज निकालते हैं। आई मम्मी, आई बाबूजी, दोनों के मुंह से निकल रहा था। दोनों ने डंडा पकड़ना भी चाहा तो हाथों पर ही डंडा बजा दिया और बजाते बजाते घर के बाहर ले गए। बहुत शौक है ना तुझे हर काम में सास की बराबरी करने का, अब कर बराबरी। मालती जी ने दांत पीसते हुए कहा, तुझे भी बहुत शौक है ना पत्नी की हर गलत बात को हवा देने का, अब दे हर बात को हवा। जब हर काम में बराबरी करने का शौक है तो अब घर भी खुद अपने पैसों का बनाओ और दफा हो जाओ हमारे घर से। सुंदरलाल जी और मालती जी पूरे गुस्से में थे। आज तक जो गुस्सा वह पीते आए थे आज वह सब बाहर आ चुका था। घर से बाहर निकलने पर दोनों की सारी हेकड़ी निकल गई। आंखों के आगे तारे टूट गए कि आज तो अपनी पर आ गए हैं दोनों माँ बाप। हम कहाँ जाएंगे, किराए तक का हिसाब नहीं है, कैसे पूरा करेंगे। ये सब उन्होंने इन 2 पलों के अंदर मार खाते खाते ही सोच लिया था। दोनों माता पिता के चरणों में गिर गए, चरण पकड़ लिए और रो रो कर माफी मांगने लगे। सुंदरलाल जी जो कि पहले ही गुस्से से भरे हुए थे बोले, अब कोई माफी नहीं है, अब अपने घर एक पल तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमने ही लाड प्यार में तुम्हें बिगाड़ अपने सिर पर बिठा लिया था, लेकिन अब बस अति हो गई। एक ही घर में हम बूढ़ों को 2 रोटी के लिए अलग कर दिया। हम तब भी कुछ नहीं बोले, हमारे इलाज खर्च को भी 1 पैसा नहीं दिया। हमने अपना काम कर लिया, हम तब भी कुछ नहीं बोले। बहू ने दिन रात मालती को परेशान करके रखा, तब कुछ नहीं बोले। लेकिन किसी बात की हद भी होती है और अब वह हद भी पूरी हो गई। बस मिनट से पहले मेरा घर खाली कर दो, नहीं तो मोहल्ले वालों को बोल दूंगा हम बूढ़ों को जलाना चाह रहे थे। अनुज रोते हुए बोला, लेकिन पिताजी हम कहाँ जाएंगे, हमें नहीं पता, कहीं भी जाकर मरो, लेकिन हमें चैन से जीने दो। सुंदरलाल जी ने उन्हें घर से सामान लेने के लिए आधा घंटा दे दिया। आधे घंटे में दोनों ने अपना जरूरी सामान बांध बच्चों को लेकर घर से निकल पड़े। सुंदरलाल जी के दोस्त रामू जी के घर पर जाकर अनुज ने पिता से बात करने की उनसे सिफारिश की। उनके आगे रोए गिड़गिड़ाए। उन्होंने सुंदरलाल जी को फोन किया, लेकिन सुंदरलाल जी टस से मस ना हुए और बोले, देख रामू, सारी बात मान लूंगा, बस ये मत बोलना कि इन्हें घर में रख ले। अपनी बच्ची कुची सास हम दोनों बूढ़े पति पत्नी अब चैन से लेना चाहते हैं। तभी उन्हें गुस्से में देख और उनके बातों से सहमत रामू जी ने भी उनको मना कर दिया। अब दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। महंगाई के इस दौर में घर बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब दोनों को किराए पर रहते हुए 5 साल गुजर चुके थे। दोनों में अब बहुत झगड़े होते थे। दोनों बच्चे भी होश संभाल रहे थे। अब वही कहानी उनके बच्चे उनके साथ दोहरा रहे थे जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया। उधर सुंदरलाल जी और मालती जी चैन से अपना जीवन जीने में व्यस्त थे। उन्होंने घर से थोड़ी दूर पर बड़ी दुकान खरीद ली थी जो आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। दोनों भी बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, बहुत चैन सुकून से अपना जीवन काट रहे थे।
जब उनसे कोई सवाल करता कि आपने अपने बेटे बहू को घर से क्यों निकाल दिया, तो बड़े गर्व से बोलते, जब बच्चे बूढ़े माता पिता पर अत्याचार करके उन्हें घर से निकाल सकते हैं तो माता पिता क्यों नहीं निकाल सकते। उनके रहते हम घुट घुट कर जीते थे, उनके जाने के बाद खुली सांस ले रहे हैं। ऐसे संतान के साथ रहने से क्या फायदा जिसका बुढ़ापे में 2 दिन भी सुख ना हुआ हो। उनकी बातों की सब सराहना करते थे और सब उनसे सलाह लेने के लिए आने लगे थे। तो दोस्तों, अपने बहू बेटों को सबक सिखाने के लिए सुंदरलाल जी और मालती जी ने जो ठोस कदम उठाया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगी घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।